30 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के इस दौर से पहले भारत की इकोनॉमी बंद थी, यानी तब सरकार ही सब कुछ तय करती थी। मान लीजिए अगर एक कंपनी खड़ी करनी होती तो सरकार तय करती थी कि उसका उत्पादन कितना होगा, कितने लोग काम करेंगे और उसकी कीमत कितनी होगी। इस सिस्टम को लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला किया, यानी सरकार ने निजी कंपनियों से अपना कंट्रोल खत्म किया, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाजत दी। 24 जुलाई 1991 का दिन, उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया और आर्थिक सुधारों की घोषणा की। तब अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि धरती की कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका वक्त आ गया है। लेकिन ये समय आया क्यों और कैसे? दरअसल आजादी के बाद से ही भारत की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन 90 का दशक आते आते देश एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था जहां कुछ भी स्थिर नहीं था। 1988 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था कि भारत आर्थिक संकट की तरफ तेजी से जा रहा है, जिससे बचने के लिए आप एक लोन ले लीजिए। राजीव गांधी भी सलाह से सहमत थे, लेकिन आम चुनाव नजदीक होने की वजह से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 1989 के आम चुनाव में वीपी सिंह की सरकार बनी, और जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शुरुआती बयानों में कई बार कहा कि सरकारी खजाना खाली है। वीपी सिंह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उनके वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा। हर दिन के साथ देश का आर्थिक संकट और गंभीर होता जा रहा था। उस वक्त भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $2 अरब का रह गया था। खुद यशवंत सिन्हा बताते हैं कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का इतना ही भंडार था जिससे कि 2 हफ्ते के आयात का खर्च ही उठाया जा सकता था। उस समय भारत कर्ज में सिर से पांव तक डूबा था, लेकिन उसे और भी कर्जों की जरूरत थी। भारत ने कई देशों से कम वक्त के लिए कई कर्जे लिए हुए थे, कम से कम $5 अरब के। ये शॉर्ट टर्म कर्ज 30 से 90 दिनों के होते थे। वक्त खत्म होने पर इसकी भरपाई करनी होती है, लेकिन कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। भारत पर डिफॉल्टर बनने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में चंद्रशेखर सरकार ने तस्करी से जब्त किए हुए सोने को स्विट्जरलैंड के एक बैंक में गिरवी रख दिया। ये सब कुछ चुपके से किया गया। भारत सरकार को सोना गिरवी रखने से भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आर्थिक संकट बढ़ता ही गया। इसी बीच खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। पहले तो भारत को यह तय करना पड़ा कि वो इस युद्ध में अपने करीबी दोस्त इराक का साथ दे या अमेरिका का। और दूसरी समस्या आई कि युद्ध की वजह से जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही थी, उसका क्या किया जाए। युद्ध से पहले भारत तेल के आयात पर हर महीने 500 करोड़ खर्च कर रहा था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद उसे हर महीने 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। आईएमएफ के अलावा भारत को कोई कर्ज देने के लिए तैयार भी नहीं था। आईएमएफ ने कुल 25 शर्तें सामने रखी, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था को खोला जाए, सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाए और विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाजत हो। लेकिन इससे पहले कि ये शर्तें मानी जाती, चंद्रशेखर सरकार भी गिर गई। 1991 में आम चुनाव हुए। नरसिम्हा राव, जिन्हें राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया था, वो सियासत से आधे रिटायर हो चुके थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चुनावों के बीच में राजीव गांधी की हत्या हो गई। चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उनके वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे देश के गोल्ड रिजर्व को 2 विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया। इस काम को भी चुपके से अंजाम दिया गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के खोजी पत्रकार शंकर अय्यर ने इस खबर का पता लगा लिया। उनकी रिपोर्ट के बाद लोगों को पहली बार अंदाजा हुआ कि देश का आर्थिक संकट कितना गंभीर है। इन्हीं हालातों के बीच वो मशहूर बजट पेश किया गया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के डूबते जहाज को किनारे लगाया।